जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। प्यारे साथियों, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसको बिल्कुल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस सीरीज में प्यारे साथियों हम बात करने वाले हैं फिर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं प्यारे साथियों, ये जो यूनिट पढ़ने वाले हैं, यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज भी बोल रहा हूँ और पहले भी बोल रहा था, यहाँ पर हर एक वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन बनने के पूरे 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 चांस हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य कामगार के बारे में और सीमांत कामगार। देखो, दो तरीके के कामगार होते हैं, एक मुख्य कामगार होता है, एक सीमांत कामगार होता है। अब मुख्य कामगार कौन होता है, सीमांत कामगार कौन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। भाई, मुख्य कामगार हम उसको कहेंगे प्रौढ़ व्यक्तियों का समूह जो 6 महीने या 183 दिन से अधिक समय तक रोजगार में लगे रहते हैं। प्यारे साथियों, प्रौढ़ का मतलब है जवान, मतलब जवान लोगों का एक ऐसा समूह जो लोग एक साल में 183 से ज़्यादा दिन काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुख्य कामगार। तो मुख्य कामगार हम किन को कहेंगे कि जो लोग ऐसे जवान इंसानों का एक ऐसा समूह जो एक साल में 183 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, या प्रौढ़ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक साल में 183 दिन से ज़्यादा काम करते हैं, उसे हम मुख्य कामगार कहेंगे। सीमांत कामगार, प्रौढ़ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो 6 महीनों या 183 से कम समय तक रोजगार में लगे रहते हैं। समझ में आ गया भाई? एक साल में यदि जो व्यक्ति, जवान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या जवान व्यक्ति जो एक साल में 183 दिन से ज्यादा काम करता है, तो उसे हम कहेंगे मुख्य कामगार। और जवान व्यक्ति जो एक साल में 183 दिन से कम दिन काम करता है, तो उसको हम कहेंगे सीमांत कामगार। तो सीमांत कामगार क्या है? एक सीमित तरीके से काम कर रहा है। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सीमांत कामगार है जो सीमित तरीके से काम कर रहा है, मतलब वो एक साल में 183 दिन से कम दिन काम कर रहा है। और जो मुख्य कामगार है प्यारे साथियों, वो एक साल में 183 दिन से ज्यादा काम करता है। अब यहां हम बात करते हैं प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, तृतीय सेक्टर और चतुर्थक सेक्टर। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे साथियों, प्राथमिक सेक्टर में वो काम आते हैं जैसे कृषि कार्य हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, आखेट करना हो गया। रट लेना चाहिए इनको, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। कृषि कार्य है, वानिकी है, मुख्य खनन है, मत्स्य है, खनन है, आखेट है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। विनिर्माण और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम है, मैन्युफैक्चर करने का और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम है, उनको हम कहेंगे द्वितीयक सेक्टर। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार। परिवहन, व्यापार और संचार। परिवहन, व्यापार, संचार और वाणिज्य, ये तीसरे सेक्टर के काम है। अनुसंधान तथा वैचारिक विकास से संबंधित कार्य प्यारे साथियों चौथे सेक्टर के काम है। विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक, ये पांचवें सेक्टर के काम हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं प्यारे लाडलू। कृषि कार्य करना, वानिकी, मत्स्य खनन, ये सारे काम किसके हैं? प्राथमिक सेक्टर के हैं। विनिर्माण या उद्योग से रिलेटेड काम है, वो सेकेंडरी सेक्टर के काम है। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार से रिलेटेड जो काम है, वो तीसरे सेक्टर के काम है। अनुसंधान तथा वैचारिक विकास से संबंधित जो कार्य है, वो चौथे सेक्टर के काम है। विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक होते हैं, ये पांचवें सेक्टर के काम होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम बात करते हैं आयु लिंक पिरामिड के बारे में। अब ये आयु लिंक पिरामिड क्या होता है, किस तरीके से होता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए आप ये जो आयु लिंक पिरामिड है ना, बस इतना याद कर लो कि आयु संरचना विश्लेषण की सबसे अच्छी प्रचलित विधि कौन सी है? आयु लिंक पिरामिड है। तो प्यारे साथियों, केवल आपको यहाँ पर इतना याद करना है कि आयु संरचना के विश्लेषण की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि कौन सी है। तो आयु संरचना विश्लेषण की प्यारे साथियों सबसे अधिक प्रचलित विधि है, उसका नाम है आयु लिंक पिरामिड। क्या है?
आयुलिंग पिरामिड है। अब ये सूत्र, इन सूत्रों से भी क्वेश्चन बन सकता है। शिशु निर्भरता अनुपात बाल वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। भाई शिशु निर्भरता अनुपात का सूत्र होता है बाल वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। वृद्ध निर्भरता अनुपात का सूत्र होता है वृद्ध वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। पराश्रित या निर्भरता अनुपात का सूत्र होता है प्यारे साथियों बाल वर्ग प्लस वृद्ध वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। ठीक है, ये तीनों के तीनों सूत्र आपको याद करने हैं। शिशु निर्भरता अनुपात का मतलब है कि शिशु किस पर निर्भर है। भाई यदि हम बात करें पूरी जनसंख्या के आयु वर्ग की बात करें तो एक शिशु होते हैं और एक वृद्ध होते हैं जो ही कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, जो कि पूर्णतः निर्भर होते हैं। बाकी जो प्रौढ़ होते हैं वो खुद डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद कमाते हैं। भाई एक छोटा बच्चा जो शिशु होता है वो भी दूसरों पर ही डिपेंड होता है, वो भी दूसरों पर ही निर्भर होता है क्योंकि वो खुद नहीं कमा सकता। और एक जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो भी खुद नहीं कमाता, इसलिए वो भी दूसरों पर निर्भर रहता है। तो मुख्यतः दो कैंडिडेट, दो कैटेगरी के लोग हैं, एक शिशु और दूसरा वृद्ध, जो कि निर्भर रहते हैं प्रौढ़ जनसंख्या के ऊपर। किसके ऊपर? प्रौढ़ जनसंख्या के ऊपर। अब शिशु निर्भरता अनुपात का सूत्र है शिशु वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। वृद्ध निर्भरता अनुपात का सूत्र है वृद्ध वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। और पराश्रित या निर्भरता अनुपात का सूत्र है बाल वर्ग प्लस वृद्ध वर्ग बटा प्रौढ़ वर्ग। यहां पर हम दोनों को शामिल करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है प्यारे साथियों, पराश्रित है, निर्भर हैं। तो ये सूत्र हो गया तीनों में प्यारे साथियों। बस आपको कॉमन याद रखना है कि प्रौढ़ वर्ग तीनों में नीचे आएगा। शिशु निर्भरता अनुपात है तो शिशु ऊपर आ जाएगा, वृद्ध निर्भरता अनुपात है तो वृद्ध ऊपर आ जाएगा। पराश्रित या निर्भरता अनुपात की बात की जाए तो वृद्ध वर्ग और बाल वर्ग या शिशु वर्ग क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, इसलिए ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे को जहां तक लगता है अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं होगी। तीनों में प्यारे साथियों प्रौढ़ वर्ग नीचे आएगा। शिशु निर्भरता अनुपात की बात करेगा तो शिशु ऊपर आ जाएगा, बाल ऊपर आ जाएगा। वृद्ध निर्भरता अनुपात की बात करेगा तो वृद्ध ऊपर आ जाएगा। पराश्रित या निर्भरता अनुपात की बात करेगा तो पराश्रित या निर्भर लोग ऊपर आ जाएंगे। बस बिल्कुल कॉमन सी बात थी, थोड़ा सा आपको अपना साइको यूज करना है। 100% बिना रटे हुए इस क्वेश्चन को आपको समझ लेंगे आप। निर्भरता सूचकांक देश की सामर्थ्य पर जनसांख्यिकी बोझ का सूचकांक माना जाता है। बहुत स्टेटमेंट टाइप की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्भरता सूचकांक देश की सामर्थ्य पर जनसांख्यिकी बोझ का सूचकांक माना जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, जो निर्भरता सूचकांक है वो देश की सामर्थ्य पर जनसांख्यिकी बोझ का सूचकांक माना जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, विश्व में नगरीकरण के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। विश्व में नगरीकरण, अब नगरीकरण का मतलब क्या है? नगरीकरण कह दो, शहरीकरण कह दो, सिविलाइजेशन कह दो, बात एक ही है। खा लो, पी लो, ठूंस लो, पेट भर लो। भाई जा तो पेट में रहा है, प्रोसेस सभी में सेम है, नाम अलग है, बिल्कुल सेम तरीका है। शहरीकृत कह दो चाहे नगरीकृत कह दो। अब इसमें होता क्या है भाई, अपने भारत की बात की जाए, अब भारत में मैं शहरीकृत या नगरीकृत की बात करूं तो यहां पर क्या होगा कि भारत के कुल जनसंख्या के कितने % लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, भारत की कुल जनसंख्या के कितने % लोग हैं जो नगरों में रहते हैं। तो जो लोग नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नगरीकृत जनसंख्या कहेंगे, उसको हम शहरीकृत जनसंख्या कहेंगे। और जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे। तो प्यारे साथियों, उत्तरी अमेरिका की 81.1% जनसंख्या है जो शहरों में निवास करती है। लैटिन अमेरिका की 80% जनसंख्या शहरों में रहती है। यूरोप की 74% जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की 72% जनसंख्या, एशिया की 49% जनसंख्या, अफ्रीका की 41% जनसंख्या और पूरी दुनिया की 54% जनसंख्या है जो शहरों में या नगरों में निवास करती है। ठीक है, तो ये सारे डाटा आपको मोटे मोटे तौर पर याद करना है क्योंकि यहां से प्यारे साथियों क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व के निम्नलिखित में से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि निम्नांकित को शहरीकरण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। निम्नांकित को शहरीकरण के आधार पर या नगरीकरण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण उत्तरी अमेरिका में, उसके बाद प्यारे साथियों लैटिन अमेरिका,
उससे कम यूरोप में, उससे कम ऑस्ट्रेलिया में, उससे कम एशिया में, उससे कम अफ्रीका में। इस तरीके से ये क्या होगा, इसका अवरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम में पूछे तो ऊपर की ओर चले जाना आप, बस सिंपल सा है। अब हम जनसंख्या वितरण के बारे में बात कर लेते हैं, जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी जनसंख्या कहाँ रहती है, किस तरीके से रहती है, किस हाल में रहती है। प्यारे साथियों, हमें क्षेत्रफल नहीं याद करना कि किस महाद्वीप का कितना क्षेत्रफल है, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में डाटा याद करते करते। हाँ, हमें क्रम याद करना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अब यदि ये चीज भी आप आज ही याद करते हो ना, तो भाई डूब के मर जाना। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, बीए में पढ़ा, एमए में पढ़ा ज्योग्राफी, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, मतलब 6ठी क्लास से लेकर और आज तक ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हो। और यदि आज भी आप ये याद कर रहे हो कि महाद्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो आपको फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ने का भी शायद मेरे के हिसाब से कोई अधिकार नहीं है। अब देखो, हम मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा विश्व की 59.5% जनसंख्या है जो कहां पर निवास करती है, एशिया में निवास करती है। विश्व की 59.5% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया का जनसंख्या घनत्व 148 है। विश्व की 16.9% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है। अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व 44 है। विश्व की 9.7% जनसंख्या यूरोप में निवास करती है। यूरोप का जनसंख्या घनत्व 34 है। विश्व की 8.5% जनसंख्या लैटिन अमेरिका में निवास करती है। लैटिन अमेरिका का घनत्व 32 है। विश्व की 4.8% जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। उत्तरी अमेरिका का घनत्व 20 है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व की 0.5% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया का घनत्व 5 है। कहीं पर प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया का घनत्व 3 भी बताते हैं कि न्यूजीलैंड का घनत्व भी 3 है और ऑस्ट्रेलिया का घनत्व भी 3 है। ठीक है, तो यदि कभी स्पेसिफिक तरीके से क्वेश्चन पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का घनत्व कितना है, तो वहां पर 3 लिख दिया तो न तो 4 लिखेगा न 5 लिखेगा, ये ध्यान रखना। और यदि 5 लिख दिया तो न 3 लिखेगा न 4 लिखेगा, ये ध्यान रख लेना, बस इतना सा। तो आपको ये याद करना है प्यारे साथियों। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एशिया, एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा यूरोप, यूरोप से छोटा लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका से छोटा उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से छोटा प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया। लैटिन अमेरिका की जगह आप दक्षिणी अमेरिका शब्द का भी यूज कर सकते हैं। यदि विश्व जनसंख्या के प्रतिशत की बात की जाए तो विश्व की 59.5% जनसंख्या एशिया में, विश्व की 16.9% जनसंख्या अफ्रीका में, विश्व की 9.7% जनसंख्या यूरोप में, विश्व की 8.5% जनसंख्या लैटिन अमेरिका में, विश्व की 4.8% जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में और विश्व की 0.5% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में। यदि मैं घनत्व की बात करूं, एशिया का 148 है, अफ्रीका का 44 है, यूरोप का 34 है, लैटिन अमेरिका का 32 है, उत्तरी अमेरिका का 20 है और ऑस्ट्रेलिया का 5 है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस चार्ट को अपने दिमाग में, अपने खोपड़े में बैठा लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा प्यारे साथियों। और यहां से क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो याद होगा तो ठीक करोगे, अदरवाइज 2 नंबरों को खोकर बैठ जाओगे। सीधी सीधी बात है ये। विश्व जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है और 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। अब आपके दिमाग में आया होगा, यार उत्तरी गोलार्ध में 90% क्यों और दक्षिणी गोलार्ध में 10% क्यों? बहुत लोगों के नहीं आया होगा दिमाग में। दिमाग का यूज करना ही क्यों है हमें? भाई क्यों करना है हमें दिमाग का यूज? भगवान ने दिया है यार, हमें क्यों यूज करें इसको? नहीं करना यूज बिल्कुल भी। और क्वेश्चन पूछकर तो किसी भी हाल में दिमाग का यूज नहीं करना हमें। हाँ, किसी की बुराई निकालनी हो ना, फिर भाई मैक्सिमम तरीके से यूज करो अपने दिमाग का। विश्व की उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। भाई दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, स्थल भाग की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या रहती है। जबकि उत्तरी भाग में, यदि मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को रहने के लिए स्थान मिल जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, इसलिए लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलता। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, इसलिए वहां पर लोगों को रहने के लिए स्थान मिल जाता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% और दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की
10% जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का अक्षांशीय वितरण के बारे में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का अक्षांशीय वितरण पढ़ते हैं अब यहाँ पर हम। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो 90% जनसंख्या निवास करती है, दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो टोटल 100% जनसंख्या है, इसका अब हम एक बार अक्षांशीय वितरण पढ़ते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो 90% जनसंख्या निवास करती है उसका अक्षांशीय वितरण किस तरीके से है। और पिछले 2 साल से तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता था। उत्तरी गोलार्ध की जनसंख्या जो 90% है उसका अक्षांशीय वितरण से क्वेश्चन बनता ही बनता था। तो यदि हम बात करें प्यारे साथियों, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं हो रही, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की 90% जनसंख्या के बारे में। यह हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से प्यारे साथियों यदि ऊपर हम 20 डिग्री अक्षांश की बात करें, फिर हम 40 डिग्री अक्षांश की बात करें, फिर हम 60 डिग्री अक्षांश की बात करें, ठीक है, और फिर हम ध्रुवों की बात करें, तो प्यारे साथियों विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, इन शब्दों पर ध्यान रखना, विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी गोलार्ध की विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध की नहीं, विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, दोबारा समझाता हूं मैं। विषुवत रेखा से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 10% जनसंख्या, 10 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, विषुवत रेखा से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। अब प्यारे साथियों, विश्व की 10% जनसंख्या 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती है। यहाँ की अधिकतम जनसंख्या मुख्यतः एशिया में निवास करती है। उसके बाद 50% जनसंख्या 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या एशिया में निवास करती है। फिर हम आगे बात करें, 30% जनसंख्या 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में निवास करती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। और 60 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में केवल उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है, 1% जनसंख्या निवास करती है। और लगभग 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है। कई लोग कैलकुलेट करेंगे, सोचेंगे कि सर ये तो 101% हो गया। भाई पॉइंटों में वैल्यू है वो, ठीक है। अब यहां से कथन कारण का क्वेश्चन बनता है। विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम, 80% जनसंख्या 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर निवास करती है। विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो समुद्र तल से 500 मीटर से कम ऊंचे वाले स्थानों पर निवास करती है। बस इतना याद कर लो कि विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम ऊंचे वाले स्थानों पर निवास करती है और विश्व की 80% जनसंख्या 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर निवास करती है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या मात्र 5% से भी कम भूभाग पर निवास करती है। बाकी शेष 50% जनसंख्या है जो 50 से 60% भाग पर फैली हुई है। विश्व की जो 50% जनसंख्या वो 5% भूभाग से भी कम क्षेत्र पर निवास करती है और बाकी की जो 50% जनसंख्या वो लगभग 50 से 60% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 75% जनसंख्या समुद्र तल से 1000 किलोमीटर से कम दूरी वाले स्थानों पर निवास करती है और विश्व की
66% जनसंख्या समुद्री तट से 500 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र में बसी हुई है। अब मैं समझाता हूँ। ये समुद्र का तट है। इस समुद्र के तट से 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में प्यारे साथियों विश्व की लगभग 75% जनसंख्या निवास करती है। और समुद्र तट से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में प्यारे साथियों दुनिया की 66% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा मैं भारत के बेस पर बात कर रहा हूँ, यह तो केवल डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, बाकी ये बात विश्व लेवल पर हो रही है कि यदि समुद्र तट से 1000 किलोमीटर की बात की जाए तो समुद्र तट से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में दुनिया की 75% जनसंख्या और समुद्र तट से 500 किलोमीटर की दूरी के बीच में प्यारे साथियों दुनिया की 66% जनसंख्या निवास करती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या समतलज और गंगा के मैदानी व डेल्टाई क्षेत्रों में निवास करती है। यहां से कथन कारण का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में निवास करती है। क्लॉक के अनुसार विश्व की 3/4 जनसंख्या समुद्रों से 1000 किलोमीटर तथा 2/3 जनसंख्या समुद्रों से 500 किलोमीटर दूरस्थ कटिबंधों में बसी हुई है। क्लॉक महोदय ने कहा था कि विश्व की जो 3/4 जनसंख्या है वो समुद्रों से 1000 किलोमीटर तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्रों से 500 किलोमीटर दूरस्थ कटिबंधों में बसी हुई है। वो मैंने जो ऊपर समझाया था डायग्राम बनाकर, बिल्कुल वही अप्लाई होगा यहाँ पर। जावा द्वीप पर ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सुमात्रा द्वीप अपक्षरण एवं अनुपजाऊ मिट्टी के कारण जनसंख्या की सघनता कम पाई जाती है। यदि हम जावा द्वीप की बात करें, जावा द्वीप पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो जावा द्वीप है वो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर बहुत सघन जनसंख्या पाई जाती है। वहीं यदि मैं बात करूँ सुमात्रा द्वीप की, प्यारे साथियों सुमात्रा द्वीप पर बहुत ज़्यादा अपक्षरण होता है, बहुत ज़्यादा अपक्षरण होने की वजह से वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। तो जावा द्वीप लावा मिट्टी से बना हुआ है, ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है। जावा द्वीप है जो ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, जिस कारण सघन जनसंख्या निवास करती है। वहीं सुमात्रा द्वीप की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अपक्षरण होता है, क्योंकि सुमात्रा द्वीप में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। दोबारा समझाता हूँ, सुमात्रा द्वीप में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपक्षरण होता है, जिसकी वजह से जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर चली जाती है और अनुपजाऊ मिट्टी बच जाती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से खेती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पाती। बांग्लादेश की 90% से अधिक जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में निवास करती है। जापान की अधिकांश जनसंख्या 33 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में निवास करती है। अमेरिका तथा कनाडा का 85% से अधिक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में निवास करता है। अमेरिका और कनाडा की 75% से अधिक जनसंख्या है जो प्यारे साथियों 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में निवास करती है। साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग नगरों में पाया जाता है। उष्ण मरुस्थलों में विरल जनसंख्या का प्रमुख कारण निम्न वर्षा है, न कि उच्च तापमान। ध्यान रखना प्यारे साथियों, क्वेश्चन बनता है कि उष्ण मरुस्थलों में विरल जनसंख्या पाई जाती है, क्यों? तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि उष्ण मरुस्थलों में कम जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? उच्च तापमान है। हमारे दिमाग में तो यही आएगा ना, उच्च तापमान। प्यारे साथियों, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। सपोज दैट जल की पूर्णत उपलब्धता है, जल अच्छी तरीके से उपलब्ध है, तो वहाँ पर लोग रह लेंगे भाई। विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तुलनात्मक रूप से, लेकिन वहाँ पर जल कंप्लीटली उपलब्ध रहता है, जल अच्छे से उपलब्ध रहता है, इसलिए वहाँ पर लोग रहते हैं। तो उष्ण मरुस्थलों में जनसंख्या नहीं पाई जाती, इसका जो मुख्य रीजन है वो तापमान नहीं है बल्कि वर्षा है, कि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में बरसात नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग नहीं निवास करते। तो ध्यान रखना, उष्ण मरुस्थलों में विरल जनसंख्या का कारण कतई भी तापमान नहीं है। एशिया का अधिकांश जनसंख्या जो 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में निवास करती है। यूरोप की अधिकांश जनसंख्या प्यारे साथियों 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करती है। यूरोप में अधिक जनघनत्व का कारण सागरीय समकारी प्रभाव के कारण जलवायु की अनुकूलता है एवं औद्योगिक तकनीकी का विकास है।
भाई यूरोप में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, यूरोप में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यूरोप में जो अधिक जनसंख्या घनत्व है ना, इसके प्यारे साथियों दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो वहां पर बहुत ज्यादा सागर है, भाई यूरोप है जो चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा सागर होने की वजह से प्यारे साथियों सागरों का समकारी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से यूरोप के जो सागर के निकटवर्ती क्षेत्र है वहां का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो पहला रीजन तो है सागरीय समकारी प्रभाव, और दूसरा है प्यारे साथियों औद्योगिक तकनीकी। लोगों को बहुत अच्छे खासे तरीके से रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है। यूरोप या जनसंख्या की धुरी, अब देखना प्यारे साथियों 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के सहारे ग्रेट ब्रिटेन से रूस के डोनेटस बेसिन तक फैली सघन जनसंख्या की सतत पेटी, जो कि यूरोप की कोयला पेटी भी है। भाई यूरोपीय जनसंख्या की धुरी किसको कहोगे आप? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकटवर्ती क्षेत्र में जो जनसंख्या है, या 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो निकटवर्ती क्षेत्र है, उसको हम क्या कहेंगे? यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहेंगे, जिसको हम यूरोप की कोयला पेटी भी कहते हैं। यूरोप तथा एंग्लो अमेरिका में सघन जनसंख्या का संबंध नगरीय और औद्योगिक विकास से है। भाई यूरोप में और एंग्लो अमेरिका में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जिसका सबसे बड़ा संबंध किससे है? नगरीय और औद्योगिक विकास से है। भाई यूरोप में और एंग्लो अमेरिका में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जिसका दो सबसे बड़े कारण है कि यूरोप और एंग्लो अमेरिका में नगरों का और उद्योगों का दोनों का सही ढंग से विकास हुआ है, जिसकी वजह से लोग वहां पर बिल्कुल कंफर्ट तरीके से रहना पसंद करते हैं। जबकि एशिया में, भाई एशिया में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? एशिया का अधिकतम जनसंख्या घनत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो पूर्णतः मानव के अनुकूल है। एशिया में कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लोगों को रहने में दिक्कत आए। भाई छोटे छोटे जैसे थार का मरुस्थल हो गया, ठीक है, गोबी का मरुस्थल हो गया, माउंट एवरेस्ट वाला क्षेत्र हो गया, छोटे छोटे क्षेत्र है। बाकी पूरे एशिया का मोस्टली जो क्षेत्र है वो मानव के अनुकूल है, जहाँ पर मानव आसानी से रह सकता है। और यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ जमीन है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कमाकर खा लेते हैं, कृषि करते हैं, पैदा करते हैं, खा लेते हैं। तो एशिया में अधिक जनसंख्या का संबंध है कृषि से। मरुस्थलीय जलवायु के बावजूद नील घाटी एवं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में काफी जनसंख्या पाई जाती है। भाई जो नील नदी घाटी है उस क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल पाया जा रहा है, नील नदी घाटी क्षेत्र में मरुस्थल पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि नील नदी जो घाटी है, नील नदी की जो घाटी है, वहां पर नील नदी के द्वारा बहुत सारी नहरें बना दी गई, जिसकी वजह से लोग वहां पर कमा कर खा रहे हैं, मस्त तरीके से रह रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बना दी गई, जिससे लोगों को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सुलभ तरीके से, अनुकूल तरीके से पानी मिल पा रहा है, लोग वहां पर कमा कर खा रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी है, नील नदी घाटी क्षेत्र की भी उपजाऊ मिट्टी है और इंदिरा गांधी नहर वाले क्षेत्र की भी उपजाऊ मिट्टी है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, अब इनको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। रुक चीस ब्राजील से आया भारत, रुक चीस ब्राजील से आया भारत। जब चीन ने भारत को अमेरिका के साथ इश्क लड़ाते हुए पकड़ा, ये दो ट्रिक याद करो आप, दो ट्रिक याद करो। पहली, जब चाइना ने भारत को अमेरिका के साथ इश्कबाजी लड़ाते हुए पकड़ा, अब ध्यान से सुनना, जब चीन ने भारत को अमेरिका के साथ इश्क लड़ाते हुए पकड़ा, इश्कबाजी लड़ाते पकड़ा, इश्कबाजी करते पकड़ा। अब जय का मतलब क्या है प्यारे साथियों? जनसंख्या है। जय का मतलब है जनसंख्या, जय का मतलब जनसंख्या। ये वाली जो ट्रिक है ना, वो किसकी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की है, जिन देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और ये जनसंख्या का अवरोही क्रम है, जनसंख्या वाले देशों का घटता हुआ क्रम है। अब याद करने का तरीका, जब चीन ने भारत को, तो किससे शुरुआत हो रही है? जब से हो रही है। और यहां पर प्यारे साथियों इस जय का मतलब क्या है? जनसंख्या है। जय का मतलब क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, तो यह वाली ट्रिक किससे संबंधित हो गई? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों से हो गई। चीन पहली पोजीशन पर, भारत दूसरी पोजीशन पर, अमेरिका तीसरी पोजीशन पर। इश्क इंडोनेशिया
चौथी पोजीशन पर, ब्राजील ब्राजील पांचवी पोजीशन पर, पकड़ा पाकिस्तान छठी पोजीशन पर। चीन, भारत, अमेरिका के साथ इश्क, इंडोनेशिया, बाजी, ब्राजील, करते पकड़ा पे पाकिस्तान। बस ये याद कर लो ट्रिक कि जब चीन ने भारत को अमेरिका के साथ इश्कबाजी करते पकड़ा, चीन, भारत, अमेरिका तीनों शब्द से हो गए। इश्क में ई का मतलब हो गया इंडोनेशिया, बाजी में बा का मतलब हो गया ब्राजील, करते पकड़ा, पकड़ा में पै का मतलब हो गया पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रिक है, रुक चीज ब्राजील से आया भारत। यह है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले देशों का अवरोही क्रम है, क्षेत्रफल के आधार पर घटता हुआ क्रम है। रू का मतलब है रूस, कै का मतलब है कनाडा, ची का मतलब है चाइना, से का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील का मतलब है ब्राजील, आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और भा का मतलब है भारत। तो रुक चीज ब्राजील से आया भारत, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले देशों का घटता हुआ क्रम है। रू का मतलब है रूस, कै का मतलब है कनाडा, ची का मतलब है चाइना, से का मतलब है अमेरिका, ब्राजील, आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और भा का मतलब है भारत। तो रुक चीज ब्राजील से आया भारत है। रू का मतलब रूस, कै का मतलब कनाडा, ची का मतलब चाइना, से का मतलब अमेरिका, ब्राजील का मतलब ब्राजील, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया और भा का मतलब भारत। याद हो गया ना? अब नहीं याद करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब प्यारे साथियों, यहां पर गेम बदल गया 2021 की काउंटिंग के अनुसार। 2021 की काउंटिंग के अनुसार यहां पर गेम बदल गया। अब भारत चाइना की तुलना में पहली पोजीशन पर हो गया। तो यहां करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। बाकी 2021 की जनगणना के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, तो अभी हमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा 2011 के अकॉर्डिंग। बस मोटे तौर पर यह याद कर लेना है कि अब विश्व में जनसंख्या के मामले में पहला स्थान भारत का होगा, दूसरा चाइना का है। विश्व की जनसंख्या की बात करें तो पहला स्थान किसका है प्यारे साथियों? अब भारत का हो गया और दूसरा स्थान अब चाइना का हो गया। तो ट्रिक तो वही याद करो, अब ट्रिक तो वही याद कर लो आप कि जब चाइना ने भारत को अमेरिका के साथ इसकी बाजी करते हुए पकड़ा, ट्रिक तो यही याद करो। लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा, फिलहाल में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चला है ये टॉपिक कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। तो इतना तो आपको याद है कि अब 2023 में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना की है। तो ये जो डाटा है इन दोनों का आप मत याद करना, इन डाटाओं को भी मत याद करना, ये पुराने हो चुके हैं। ठीक है, बाकी के देशों का क्रम बिल्कुल ठीक यही है अभी, बस ये दो बदल गए, भारत पहली पर आ गया, चाइना दूसरी पर गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश महाद्वीपों के अनुसार प्यारे साथियों, अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है, ना कि चाइना की, भारत की है। एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या ब्राजील की है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या अमेरिका की है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या रूस की है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है। तो एक बार, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया की, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या ब्राजील की, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या रूस की, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, यहां तक के डाटा याद हो गए होंगे आपको। बताओ हुए कि नहीं हुए प्यारे साथियों? अब एक बार मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप भी पियो और एक बार स्पीड से पीछे का रिवीजन भी कर लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इन सभी को पढ़ते हैं। तो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार रिलैक्स कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर डाटा ही डाटा है याद करने के, इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है,
चलो अब हम बात करते हैं अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? रवांडा का है 411। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रवांडा का 411 है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैक्सिको का 59 है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इक्वेडोर का 52 है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का 7751 है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नीदरलैंड का 403 है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फिजी का 46 है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फिजी का 46 है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नीदरलैंड का 403 है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का 7751 है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इक्वेडोर का 52 है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैक्सिको का 59 है। और अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रवांडा का 411 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश, भाई लोगों, ग्रीनलैंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मात्र 0.026 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मंगोलिया में केवल 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। ऑस्ट्रेलिया में केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। सूरीनाम में केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। न्यूजीलैंड में केवल 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। तो ये है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम है ग्रीनलैंड का, इससे ज़्यादा मंगोलिया का, इससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का, इससे ज़्यादा सूरीनाम का, इससे ज़्यादा न्यूजीलैंड का। ये वैल्यू भी आपको याद करनी है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश मोनाको का है 23,660 प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंगापुर का है 7751 प्रति वर्ग किलोमीटर। वेटिकन सिटी का है 1866 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों का अवरोही क्रम। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों का अवरोही क्रम कैसे होगा? मोनाको होगा, सिंगापुर होगा, वेटिकन सिटी होगा, 23,660 होगा, 7751 होगा और 1866 होगा। सबसे कम जनसंख्या वाले देश, सबसे कम जनसंख्या प्यारे साथियों वेटिकन सिटी की केवल 800 है। नोरू और टुवालू की 10,000 है। पलाऊ की 20,000 है। तो सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी की 800, नोरू की 10,000, टुवालू की 10,000, पलाऊ की 20,000 है। तो ये सबसे कम जनसंख्या वाले देशों का आरोही क्रम है। पृथ्वी के 2 भाग हैं प्यारे साथियों, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक एक्यूमीन क्षेत्र, दूसरा नॉन एक्यूमीन क्षेत्र। एक्यूमीन उसको कहेंगे जहां पर लोग निवास करते हैं, जिसको हम निवास योग्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। नॉन इक्यूमेन उसको कहेंगे जहां पर लोग निवास नहीं करते, मतलब निवास के अयोग्य क्षेत्र। तो पृथ्वी का 55 से 60% भाग है जो इक्यूमेन प्रकृति का, जहां पर लोग निवास कर सकते हैं। और पृथ्वी का 1/3 भाग नॉन इक्यूमेन प्रकृति का, जहां पर लोग निवास नहीं कर सकते, जो लोगों के निवास के अयोग्य है। जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से संबंधित होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है भाई जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2 फैक्टरों से प्रभावित होती है, जन्म दर और मृत्यु दर से, क्योंकि वो प्राकृतिक है। और जो ओवरऑल जनसंख्या परिवर्तन है वो 3 फैक्टरों से प्रभावित होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से। तो यदि क्वेश्चन बने कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर, लिख लो यहां पर कि प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार केवल 2 कारक है, जन्म दर और मृत्यु दर। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के लिए केवल 2 कारक जिम्मेदार है, जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या परिवर्तन के लिए टोटल 3 कारक जिम्मेदार है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। बस इतना याद कर लो। जन्म दर को निकालने का सूत्र है जन्म दर बराबर, भाई जनसंख्या वृद्धि को निकालने का सूत्र है। जनसंख्या वृद्धि कैसे पता चलती है? जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा दो, प्लस में प्रवास में से आवास को घटा दो, जो आएगा वो वृद्धि आएगा। ये बाई चांस कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पूछ ले इसलिए याद कर लो आप। चलो, सघन जनसंख्या के प्रदेश जहां पर बहुत ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है, इसमें विश्व के 5 प्रदेश आते हैं। सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्यारे साथियों विश्व के केवल 5 प्रदेश आते हैं जिसमें जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है।
तो हम सघन जनसंख्या वाले प्रदेश उन प्रदेशों को कहेंगे जहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 से ज़्यादा होता है। तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हम कौन से प्रदेशों को कहेंगे जहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 से ज़्यादा होता है। अब प्यारे साथियों, 5 प्रमुख जमघट या जनसंख्या संकेंद्रण वाले प्रदेश हैं। पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में केवल 5 प्रमुख जनसंख्या जमघट हैं, या पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया में 5 प्रमुख जनसंख्या के संकेंद्रण वाले प्रदेश हैं। अब जमघट किसको कहेंगे? जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या संकेंद्रण प्रदेश हम उसको कहेंगे जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो प्यारे साथियों, पूरी दुनिया में टोटल 5 जनसंख्या के जमघट हैं या टोटल 5 जनसंख्या संकेंद्रण वाले प्रदेश हैं। सबसे पहले हम बात करें, यह अवरोही क्रम में है, ठीक है, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा जनसंख्या जमघट है पूर्वी एशिया, उससे छोटा है दक्षिणी एशिया, उससे छोटा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, उससे छोटा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और उससे छोटा है प्यारे साथियों पूर्वी उत्तर अमेरिका। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करने वाला प्रदेश है पूर्वी एशिया, उससे कम जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है, उससे कम जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है, उससे कम जनसंख्या उत्तरी पश्चिमी यूरोप में निवास करती है, और उससे कम जनसंख्या पूर्वी उत्तर अमेरिका या उत्तर पूर्वी अमेरिका में निवास करती है। क्वेश्चन बन जाए, सबसे बड़ा जमघट पूर्वी एशिया, उससे छोटा जमघट दक्षिणी एशिया, उससे छोटा जमघट दक्षिणी पूर्वी एशिया, उससे छोटा जमघट उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और उससे छोटा जमघट उत्तरी पूर्वी अमेरिका है। अब जो पूर्वी एशिया है उसमें चीन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान को शामिल किया जाता है। दक्षिणी एशिया जमघट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल को शामिल किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई जमघट में प्यारे साथियों दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देशों को शामिल किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जमघट में प्यारे साथियों ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क और स्पेन और इटली को शामिल किया जाता है। ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन और इटली को शामिल किया जाता है। और यदि हम बात करें उत्तर पूर्वी अमेरिका जमघट, तो इसमें प्यारे साथियों अमेरिका और कनाडा को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया में विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें प्यारे साथियों, चाइना का जनसंख्या घनत्व 141 है, भारत का 382 है, पाकिस्तान का 227 है, जापान का 338 है, बांग्लादेश का 1062 है, मालदीव का 1102 है, श्रीलंका का 325 है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो वहाँ पर ऑप्शन मालदीव था, क्योंकि बाकी के कम जनसंख्या वाले थे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर मालदीव का है 1102, उससे कम है बांग्लादेश का 1062, उससे कम है प्यारे साथियों भारत का 382, उससे कम है प्यारे साथियों जापान का 338, उससे कम है श्रीलंका का 325, उससे कम है प्यारे साथियों चाइना का 141। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। विश्व जनसंख्या वितरण की श्रेणियों की बात करें, विश्व की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जिसका अधिकांश भाग 3 विशाल जनसमूह में केंद्रित है। प्यारे साथियों, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। अब ये जो 90% जनसंख्या है ना, ये 3 विशाल जनसमूह में पाया जाता है, जिसमें पहला विशाल जनसमूह एशिया है, दूसरा यूरोपीय, तीसरा अमेरिकी है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। ये जो 90% जनसंख्या है वो विश्व के 3 सबसे बड़े जनसमूह में निवास करते हैं, जिसमें एक एशियाई जनसमूह है, दूसरा यूरोपीय जनसमूह और तीसरा अमेरिकी जनसमूह है। एशियाई जनसमूह प्यारे साथियों पूर्वी एशिया में विश्व की 27% जनसंख्या निवास करती है, दक्षिण एशिया में विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती है। यह है जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी एशिया में 27% विश्व की, दक्षिण एशिया में विश्व की 20%। अब ये थोड़े से डाटा बदल चुके हैं क्योंकि अब भारत चाइना की तुलना में ज़्यादा जनसंख्या वाला हो गया। थोड़े से बदले 2021 के अकॉर्डिंग जो डाटा आएंगे उसमें पता चल जाएगा। फिलहाल हमें ये याद करना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी एशिया की, उससे कम दक्षिणी एशिया की, उससे कम दक्षिण पूर्वी एशिया की, उससे कम उत्तर पश्चिमी यूरोप की, उससे कम उत्तरी पूर्वी अमेरिका की। विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कॉमन सेंस है, ठीक कर देंगे। पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा यहाँ से। जलवायु, स्टाकृति, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय स्थिति, अभिगम्यता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, जनांकीय कारक, ये ऐसे कारक है जो विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यस, क्वेश्चन नहीं बनेगा इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस के साथ क्यों पढ़ें। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे देश,
ये है प्यारे साथियों क्षेत्रफल के अनुसार छोटे देशों का आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम क्षेत्रफल वाले देशों का आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है वेटिकन सिटी, इससे बड़ा क्षेत्रफल है मोनाको का, उससे बड़ा क्षेत्र है मकाऊ का, इससे बड़ा क्षेत्र है नोरू का, इससे बड़ा है टुलाऊ का। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी से बड़ा है मोनाको, मोनाको से बड़ा है मकाऊ, मकाऊ से बड़ा है नोरू, और नोरू से बड़ा है प्यारे साथियों टुलाऊ। विश्व में विभिन्न धर्म और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत। विश्व में सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं, जिनका विश्व की जनसंख्या में 31.5%, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या के 31.5% कौन है? ईसाई है। विश्व की कुल जनसंख्या के 23.2% मुस्लिम है, विश्व की कुल जनसंख्या के 15% हिंदू हैं, और विश्व की कुल जनसंख्या के 7.1% बौद्ध हैं। ये आप याद कर लेना, विश्व की कुल जनसंख्या के 31.5% ईसाई, विश्व की कुल जनसंख्या के 23.2% मुस्लिम, विश्व की कुल जनसंख्या के 15% हिंदू, और विश्व की कुल जनसंख्या के 7.1% बौद्ध है। यह धर्म के आधार पर अवरोही क्रम है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल शानदार तरीके से। बहुत लंबा टॉपिक रहेगा ये, कल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये कायिक घनत्व वगैरह यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद में ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं रहेंगे। तो लगभग परसों के दिन हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परसों के दिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, केवल लिमिटेड चीज़ें उनको पढ़ना है जो हमारे काम की हैं। सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे हम, अदरवाइज दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो परसों के दिन हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी प्यारे साथियों। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ।